बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी ऑडिट खत्म करने के ऊपर। हमने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की थी। आज हम लोग अपनी रिवीजन सेशन का आगाज करने लगे हैं। तो फरमाइश आई सबसे पहले कि सर हमें प्रोसीजर्स में और इंटरनल कंट्रोल्स में मसला हो रहा है, तो पहले हम उसको देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं हम। कुछ चीजें आप लोगों के लिए जो अभी तक आप लोगों तक शायद ना पहुंची हो, ये नहीं पहुंचे ना अभी आप लोगों तक? ये मिल गए? ब्राइट फार्मा लिमिटेड लाइबा हुआ है? कर लिया ये कैसे हो सकता है? हो गया ये? जैज वाला भी हो गया? फिर इसका मतलब अब पीआईए को लाना पड़ेगा बीच में। तो हमेशा हम कोई नई चीज लेकर आते हैं जो प्रैक्टिकल सिनेरियो से होती है। तो इस दफा पीआईए का सिनेरियो आपके सामने है, तो पीआईए से सवाल आ सकता है। अब हम सबसे पहले रिस्क असेसमेंट अपने रिवाइज करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट की कहानी शुरू कहां से हुई? रिस्क असेसमेंट की कहानी शुरू कहां से हुई? जब भी ऑडिटर कोई एंगेजमेंट शुरू कर रहा होता है, कोई एंगेजमेंट शुरू करता है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे इस पूरी एंगेजमेंट के अंदर ऑडिट, मुझे एक पूरी एंगेजमेंट के अंदर ऑडिट रिस्क कितना रखना है। ऑडिट रिस्क डिसाइड करने के लिए बहुत एक सिनेरियो अगर आप ये समझ जाए तो ऑडिट रिस्क डिसाइड करने के लिए आपके पास एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क और एक होता है डिटेक्शन डिटेक्शन रिस्क। तो अब मुझे ऑडिट रिस्क देखना है कि मुझे ऑडिट रिस्क कितना रखना है एंगेजमेंट के अंदर। तो आपको बताया गया कि सर आपकी एंगेजमेंट का ऑडिट रिस्क होना चाहिए लेट से 20%। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको 20% से बढ़ने नहीं देना। तो मैंने कहा कुछ होंगे मेरे पास इनहेरेंट रिस्क। क्या होंगे? ये कौन से रिस्क होते हैं? ऐसे रिस्क जो एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस। ऐसे रिस्क जो कि एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस। फिर आप एक स्टेप आगे बढ़े तो आपने देखा कि कंपनी कंट्रोल्स के थ्रू काम कर रही है, तो उन कंट्रोल्स की वजह से कुछ रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रोल के वीक होने का रिस्क, कंट्रोल्स के वीक होने का रिस्क। अब इन दोनों को आप बदल नहीं सकते, तो आप तीसरे स्टेप पर जाएंगे, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। आप अब क्योंकि हम पूरा ऑडिट समझ चुके हैं, इसीलिए मैं बहुत सारी बातें कनेक्ट करूंगा, इसको समझिएगा कि ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं, ये पूरे ऑडिट की बुनियाद है। तो मैं डिटेक्शन रिस्क को कंक्लूड करूंगा कि कितना रखना चाहिए इनको देखते हुए। तो अगर ये 20% चाहिए, ये 10% है, ये 30% है, तो अब मुझे डिटेक्शन रिस्क इतना रखना है कि आंसर क्या है ये तो हम समझ जाएंगे। अब डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं सैंपल साइज ज्यादा बढ़ा दूंगा, मैं ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करूंगा, ज्यादा एक्सटेंड तक परफॉर्म करूंगा, मैं टाइमिंग का ध्यान रखूंगा। ये सारी बातें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहां से एक स्टैंडर्ड शुरू हुआ, कौन सा? आयजा 315 कि आप क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट करेंगे। अब रिस्क असेसमेंट में आप देखेगा, आप जितने भी वो जो करते थे ना हम काम, वो सब आप इनहेरिट और कंट्रोल रिस्क के लिए कर रहे हो। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ आयजा 315 में? मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूँ। किस चीज की? क्यों? इनहेरेंट रिस्क के लिए करता था। तो पहले दिन कभी हमने ये बात नहीं समझी कि एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग क्यों ले रहे हैं सर आप? क्योंकि इस इक्वेशन में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क करूंगा तो आगे जाऊंगा ना। तो मैं ऑब्टेन करूंगा अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? एंटिटी की, और उसके एनवायरनमेंट की, और उसके ऑपरेशंस की, और एंटिटी में क्या क्या चीजें आएंगी? एंटिटी में क्या क्या चीजें आएंगी? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या लेंगे? ओनरशिप, स्ट्रक्चर क्या है उसका, फाइनेंसिंग कहां पे हुई हुई है,
इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो रही है? एनवायरनमेंट में किन किन चीजों की आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे? सर बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में काम करता है वहां पर लॉज एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, और आप ये देखेंगे कि मेरे एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेशन आ रही है, ऐसा तो नहीं मेरे एनवायरनमेंट के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है। सर एक कंपनी थी जो कि बाहर से गुड्स इंपोर्ट करती थी, यहाँ पर बेचती थी। सर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग से आपको पता चला। ये कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क। मैं उसके ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लूंगा। सर कंपनी एक ऐसा प्लांट और मशीनरी चलाती है जो कि बहुत रिस्की इक्विपमेंट है, अगर जरा सी गलती हुई तो उसकी वजह से पूरा काम खराब हो जाएगा, कंपनी बंद हो सकती है, इतने बड़े मसले हैं। तो ये क्या है? इनहेरेंट रिस्क है। ये सारे काम करने के बाद मैंने इनहेरेंट रिस्क को इवेल्युएट कर लिया। अब अगला काम मैं करूंगा किसके ऊपर? कंट्रोल्स के ऊपर। मैं अगली अंडरस्टैंडिंग लूंगा किस चीज की? कंट्रोल्स की। तो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लूंगा। क्यों? कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं ये देखूंगा कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। तो याद होगा कि इंटरनल कंट्रोल्स के चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि ऑडिटर क्या करता है? वॉक थ्रू करता है कि मुझे एक बात बताओ, ये सेल कैसे रिकॉर्ड की तुमने, तो ये सेल शुरू होने से आखिर तक कैसे पहुंची, और अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे काम कर रहे हैं तो ये ऊपर दिए हुए कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा कम होगा? कम हो जाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे काम कर रहे हैं कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम करने ज्यादा करने, सारी बातें अब लिंक हो रही हैं आपस में कि डिटेक्शन रिस्क कम हो गया तो मुझे प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करने, सारी बातें लिंक्ड है। तो मैं कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि एंटिटी के अंदर क्या कंट्रोल्स चल रहे हैं, कैसे सेल रिकॉर्ड होती है। अगर कंट्रोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, फॉलो नहीं होते, सो दैट मीन्स कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है। अब ये सारे काम करने के लिए मैं क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा? देखें आपने बड़ी आसानी से कह दिया, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम ये काम कर लें। करें कैसे? करें कैसे ये सारे काम, ये तो बताएं। तो इसको करने के लिए आपको हमने कुछ प्रोसीजर्स बताए। नंबर वन प्रोसीजर था आपके पास क्या? इंक्वायरी कर लेंगे। क्या ये ओनरशिप, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट आपको कहीं देखने से पता चलेगा, या पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी? पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि रिस्क असेसमेंट में इंक्वायरी करते हैं आप ऑब्जर्व कर लेंगे। आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन कब करते हैं इसके अंदर? करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, याद है हमें ऐसा कुछ? गुड। तो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन हम करते हैं, तो इससे आपको क्या पता चलता है? रिस्क असेस हो जाता है कि भाई एंटिटी में क्या काम चल रहा है। और कंट्रोल्स के लिए मैं क्या करता हूँ? वॉक थ्रूज परफॉर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? वॉक थ्रू का मतलब मैं एक सेल उठाता हूँ, बोलता हूँ मुझे ये सेल रिकॉर्ड करके दिखाओ कि सेल किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। बात समझ में आई? अब जब मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, तो फिर मेरे पास रिस्क निकल कर आएंगे किस लेवल पर? एफएस लेवल पर। और एफएस लेवल का रिस्क क्या होगा? एफएस लेवल का रिस्क क्या होगा? रिस्क इफेक्ट मिसेस फिट में नहीं है रिस्क। एफएस लेवल पर क्या रिस्क हो सकता है? गोइंग कंसर्न और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का मसला, आपके ओनर्स, डायरेक्टर्स उसमें फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आपके डायरेक्टर्स गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी वजह से जो मसला है वो किसी एक एजर्शन का होगा या पूरी की पूरी एफएस पर होगा? ओवरऑल एफएस पर होगा। सर दूसरा मसला, सर मसला किसी एजर्शन के अंदर है। जब मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो मुझे पता चला कि कंपनी तो एक अदद एनपीओ है, तो एनपीओ में एक मसला निकल के आया, इनकी डोनेशंस का मसला है। कंपनी के मालिकान वगैरह बहुत अच्छे, सब सही है, सारे कंट्रोल्स अच्छे हैं, लेकिन ये डोनेशन कलेक्ट करने का जो मसला है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये मसला कहाँ का है? एफएस का, स्पेसिफिक एजर्शन। तो एजर्शन के मसले के लिए आप क्या करेंगे? एजर्शन पर क्या मसला हो सकता है? एजर्शन पर मसला होगा किसी पीपीई का, किसी इंटेंजिबल एसेट का, किसी
किसी इन्वेंट्री का और इनके भी किसी स्पेसिफिक एजर्शन का, जिस बात को वो क्लेम कर रहे हैं। एजर्शन का मतलब लाइवा क्या बताया था हमने? दावा। तो मुझे एक बात बताएं, कौन कौन सी एजर्शंस? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, अकरेंस अगर पीएनएल आइटम है तो, और वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये सारी असर्शंस मैनेजमेंट क्लेम कर रही होती है कि मेरा पीपी इतने वैल्यू पर है, मेरा पीपी इतने एग्जिस्ट करते हैं, मेरे पीपी कंप्लीट है, मेरे पीपी मुझसे बिलोंग करते हैं। हम इन सारी असर्शंस को वेरीफाई कर लेंगे। तो अगर मसला किसी स्पेसिफिक एजर्शन का है तो आप उसके लिए क्या काम करेंगे? आप उसके लिए क्या काम करेंगे? आप उसके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या काम बताया आपको? एक, सबसे पहले आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो आप वॉक थ्रू करते हुए आए, मैनेजमेंट कह रही है सेल्स ऐसे रिकॉर्ड होती है, वैसे रिकॉर्ड होती है। तो अब अगला स्टेप कौन सा फेज आ गया? ये कौन सा फेज आ गया? ये परफॉर्मेंस में आ गया। अब आप परफॉर्मेंस फेज में आने के बाद क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ 315 नहीं पढ़ा रहा, मैं पूरा ऑडिट आपको लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने प्लानिंग कर ली, अब मैंने कंट्रोल्स के वॉक थ्रू कर लिए, अब मेरे पास मसले निकल के आ गए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, रिस्क असेस हो गया। अज्यूम करते हैं रिस्क है पीपी की कंप्लीटनेस का। तो पीपी की कंप्लीटनेस के लिए पहले मैं क्या करूंगा? रिस्क है, अभी मसला नहीं है, रिस्क है। तो मैं क्या करूंगा? वॉक थ्रू परफॉर्म करूंगा। तभी कहता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करोगे। तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए और कंट्रोल्स पर क्या आ गई? रिलायंस आ गई, तो कंट्रोल रिस्क कम हो गया, डिटेक्शन रिस्क कम कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाएंगे, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। लेकिन इससे पहले एक और चीज थी। एक आप करेंगे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स और दूसरा काम आप क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो आपके पास यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और दूसरा काम आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन सा है? आयजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कि मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस को कंपेयर कर रहा हूंगा। तो उसके लिए शर्त क्या थी? डेटा सही होना चाहिए, डेटा को सेग्रीगेट करें, डेटा को, इन सारी चीजों को हम देख चुके हैं। इसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करूंगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करूंगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करने के लिए क्या चीजें पढ़ी हमने? वो जो हम पढ़ते हैं प्रोसीजर, वो क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स है आपके पास। तो वो सारी चीजें आपके पास टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कवर हो रही होंगी, जो अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वो जितने आप, जिनको आप प्रोसीजर्स कह रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसको एक और नाम भी दिया जाता है रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्स क्यों? क्योंकि ये रिस्क का रिस्पॉन्स होता है। ये रिस्क है, इसके लिए मैंने क्या रिस्पॉन्स तैयार करना है। अगर मसला एफएस लेवल का है, लेट से मैनेजमेंट का ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करना, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का मसला है, डायरेक्टर्स सही नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है इन्वॉल्व बहुत ज्यादा, कॉम्प्लेक्स नेचर का बिजनेस है आपका बहुत ज्यादा, तो उस जगहों पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एफएस लेवल के लिए कुछ रिस्पॉन्सेस तैयार करने होंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, एजर्शन लेवल के लिए जब आपने रिस्पॉन्स तैयार किए थे, तो क्या आपने ये बोला था कि कॉम्पिटेंट टीम को भेजो? नहीं नहीं सर, ऑडिटर है, कॉम्पिटेंट ही होगा। यहाँ पर आपने ये बोला था कि फ्रॉड इंस्पेक्टर को भेजो? नहीं नहीं सर, जरूरत नहीं है, क्योंकि मसला एजर्शन का था। तो जहां मसला एजर्शन का था, वहां मैंने एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया। यहां पर मसला पूरी की पूरी एफएस का है। तो यहां पर आप जेनेरिक बात करेंगे कि मैं कॉम्पिटेंट टीम लेकर जाऊंगा बहुत ज्यादा, मैं फ्रॉड स्पेशलिस्ट को लेकर जाऊंगा अगर फ्रॉड का मसला है, मैं अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखूंगा अपने ऑडिट के अंदर, ताकि कोई मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स को प्रिडिक्ट ना कर सके।
ये रिस्पॉन्सेज हमने तैयार कर लिए। जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे तो एक आखिरी बात कि आपके पास रिस्क निकल कर आया होगा, या तो सिग्निफिकेंट होगा या फिर नॉर्मल रिस्क होगा। अगर नॉर्मल रिस्क होगा तो कम काम कर लीजिएगा। नॉर्मल रिस्क क्या होगा? आपके पास इनहेरेंट रिस्क कम होगा। आप ऑडिट करने गए एक ऐसी कंपनी का जो कि तौलिया बनाती है, तो क्या रिस्क है इन्वेंट्री चोरी होने का? नहीं। पड़ी हुई होगी तो कोई लेके जाएगा, सही है। लेकिन आप ऑडिट करने गए एक ऐसी कंपनी का जो कि गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करती है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रिस्क एग्जिस्ट करता है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क, नॉर्मल रिस्क आप क्लासिफाई करते जाएंगे और उस हिसाब से अपने प्रोसीजर जो मैं जगह जगह कहता था, डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आप डिटरमाइन कर लेंगे। यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? ये हमने रिवाइज किया एक रिस्क का स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखते हैं ऑडिट। अच्छा, एक और सवाल, ये जो मैंने अभी आपको रिस्क बताया ये कौन से थे? कौन से रिस्क थे? ये कौन से नेचर के रिस्क थे? ऑडिटर के लिए थे या बिजनेसमैन के लिए थे? तो ये कौन से रिस्क थे? और अगर यही रिस्क ट्रांसफर कर दिया जाए बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से तो ये कौन से बन जाएंगे? बिजनेस रिस्क बन जाएंगे। बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है सर? बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है सर? आप मैनेजमेंट के साथ बैठे, उसने कहा यार मेरी वो इंपोर्ट रुक चुकी है, अगर मेरी इंपोर्ट रुक गई तो इसकी वजह से क्या होगा? मेरे पास गुड्स नहीं पहुंचेंगी, गुड्स नहीं पहुंचेंगी तो सेल कैसे करूंगा? ये क्या है? ये क्या है? बिजनेस रिस्क। लेकिन इसका ऑडिट रिस्क क्या होगा? वो अपने रेवेन्यू को, वो आपने इंपोर्ट जो करवाई कहीं वो उसको अपनी इन्वेंट्री का पार्ट ना बना ले। मतलब इन्वेंट्री को IS2 कहता है कि कब रिकॉर्ड करो? जब गुड्स आ जाएं, आपके ऊपर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए और पता चले वो रिकॉर्ड कर रहा है इंपोर्ट करवाते ही, और जबकि गुड्स पहुंची भी नहीं। बात समझ आई? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से होगा, ऑडिट रिस्क ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आपको सिनेरियो दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ बिजनेस रिस्क क्या होता है, बताओ ऑडिट रिस्क क्या होता है, तो आप बता देंगे आराम से। अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे ड्राफ्ट करना। ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे ड्राफ्ट करना? कोई सा भी एक आइटम उठाएं सबसे पहले। ये कहां से है? आप लोग FS कैसे बनाते हैं? नॉन करंट एसेट में सबसे पहले, तो फिर वहीं से शुरू करेंगे ना उसूलन। PP। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैसे आता है? नोट से आता है, गुड। तो PP का एक बनता है नोट, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं, और एडिशंस आती हैं, डिस्पोजल्स आते हैं, डेप्रिसिएशन आती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है, रिवैल्यूएशन आ जाती है, और बस। कुछ और तो नहीं सोचने लगा? कुछ रहता हो? नहीं। जी। आप तो बोले भी नहीं। हम चुप हैं तो सबर आजमा रही हैं। चाह रही हम ताने दें आपको। सही है। लाइबा ने तो दे दिए, मैंने तो नहीं दिए ना अभी। मैं तो दिल में दबा के बैठा हूँ, उसमें ताने अभी तक हैं। जी। लाइबा मेरी तरफ से भी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉम्पनसेट कर लीजिएगा, कमी मत छोड़िएगा कोई। बिल्कुल। और 27 अप्रैल को रिजल्ट में अगर मुझे कोई मसला दिखा, पहला मैसेज आप ही को आएगा। इंशाल्लाह आएगा। चले। हाँ।
ओपनिंग बैलेंसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई कर लेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मकसद क्या है, पीपी के अंदर एक अमाउंट आ रहा होगा, लेट से 100 रुपए। ये 100 रुपए कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा ना। ये अमाउंट यहाँ तक पहुंचाने में इन सब की हेल्प है। ओपनिंग बैलेंसेस जो भी हैं वो मैं कहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर से वेरीफाई कर लूंगा। फिर उसके बाद आपके इस साल कुछ होते हैं एडिशंस, उन एडिशंस के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, एडिशंस होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, आप जब भी कोई ना कोई एडिशन करते हैं तो क्या होता है, परचेज को करते हैं। तो परचेज करते हैं तो आप क्या देख लेंगे, उसके परचेज एग्रीमेंट देख लेंगे, अगर कोई किया है आप परचेज इनवॉइस देख लेंगे, और ताकि और उस पर लगी हुई डेट देख लेंगे ताकि पता चल जाए अवेलेबल फॉर, और बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट वेरीफाई कर लेंगे कि क्या पेमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही। डिस्पोजल के लिए क्या काम करेंगे, जब डिस्पोजल होगा तो सबसे पहली शर्त क्या है कि उस एसेट को आपने अपनी बुक से निकाल दिया हो, तो क्या उसको रिमूव किया या नहीं किया, आप ये देख लेंगे। आप सिंपल सा एक काम करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर जितने भी डिस्पोजल्स हुए हैं, जो मैनेजमेंट एक लिस्ट दे रही होगी आपको, आप बोलेंगे मुझे वो लिस्ट दो, मैनेजमेंट आपको कहेगी ये लो, आप वो लिस्ट में से सैंपल उठाकर देख लेंगे कि क्या सारे के सारे एसेट्स वाकई डिस्पोज ऑफ हुए हैं या नहीं हुए। कैसे, सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिस्पोजल, और कहां पर चेक कर लेंगे, कहां पर, कहां पर, एक एक करके बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं या तो कोई भी नहीं बोल रहा। जी हाँ, 500 एकड़ की फैक्ट्री पे आप घूमेंगे, बोलेंगे मुझे एसेट दिखाओ, सही कर रही हैं, ऐसे ही ढूंढेंगी आप सैंपल सेलेक्ट करेंगी डिस्पोजल की लिस्ट में से और बोलेंगे दिखाओ मुझे ये एसेट, क्या बोलेगा सर नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, आप एक और काम करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या वो आपके एफएआर के अंदर तो नहीं आ रहा, तो फिजिकली देखना एग्जिस्टेंस चेक, लेकिन एफएआर को देखना भी जरूरी है कि कहीं वो आपकी बुक्स के अंदर तो इंक्लूड नहीं है। अगर बुक्स के अंदर इंक्लूड है तो नुकसान क्या है, वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा, उसकी डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हो रही होगी। बात क्लियर है। तो आप ये देख लेंगे कि क्या वो एसेट हमने एफएआर से रिमूव कर दिया है या नहीं कर दिया। उसके ऊपर गेन या लॉस चार्ज हुआ होगा, हम ये देख लेंगे कि गेन और लॉस की जो वर्किंग मैनेजमेंट ने की है, क्या वो वर्किंग सही है या नहीं है। गेन एंड लॉस की वर्किंग कैसे निकलती है, सेल प्रोसीड में से माइनस करते हैं क्या, कैरिंग अमाउंट, या डब्ल्यूडीवी बोल लें, और क्या बचता है, गेन या लॉस। मैं चीजों से चीजें निकाल रहा हूँ कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो सेल प्रोसीड कैसे वेरीफाई कर लूं, सेल एग्रीमेंट से वेरीफाई कर लूंगा। मैं बैंक स्टेटमेंट से पैसे देख लूंगा कि सब्सिक्वेंटली पैसे कितने रिसीव हो रहा है, अगर फॉरन हो रहे हैं तो अभी कितने हो रहे हैं, अगर सब्सिक्वेंट हो रहे हैं तो सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लूंगा कि उतने पैसे रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं डब्ल्यू को वेरीफाई कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, एसेट की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट कितनी रिकॉर्ड हुई, इनको माइनस करूंगा डब्ल्यूडीवी पता चल जाएगी। तो मैं इनको रिकैलकुलेट कर लूंगा आखिर में, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे गेन एंड लॉस का आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। डिस्पोजल पे सुकून मिल गया आपको। अब ये मैं करता हुआ गया काम, अब इसको रिवर्स बैक करें। जब आपने इन सब के ऊपर एजर्शन ले ली, रिलायबिलिटी ले ली, गेन एंड लॉस ठीक है, सेल प्रोसीड ठीक है, कैरिंग अमाउंट ठीक है, इसी की बेस पर डिस्पोजल में से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर ये सारी चीजें ठीक है तो डिस्पोजल का अमाउंट भी सही आ रहा होगा। एडिशन चेक हो गया, डिस्पोजल चेक हो गया, ओपनिंग चेक हो गया, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की बारी आई, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने में हमने कहा सबसे पहले आपके पास क्या होगी, मेरे पास यूजफुल लाइफ होगी। मैं ये देखूंगा क्या यूजफुल लाइफ सही है या नहीं है। लेकिन फिर आसान तरीका, पहले देखें डेप्रिसिएशन
चार्ज कैसे होती है? हम क्या करते हैं, एसेट्स मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, और क्या आंसर आ जाता है, डेप्रिसिएशन का। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो एसेट्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं सबसे पहले ये देख लूंगा कि ये किस डेट से अवेलेबल है। मैं क्या देख लूंगा, डेट अवेलेबल फॉर यूज, क्या पूरे साल अवेलेबल थे या नहीं थे, क्या ड्यूरिंग द ईयर अवेलेबल हुए या नहीं हुए। किस तरीके से करूंगा ये काम, मैं कुछ जो डेप्रिसिएशन में एसेट्स आ रहे हैं मैं उनको रिकैलकुलेट कर लूंगा। ये जो रेट आ रहा है इस रेट में सारी बातें कवर हो जाएंगी, मतलब आरबीएम, एसएलएम, ये सब क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी एस्टीमेट बस। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है आरबीएम एसएलएम, पॉलिसी है या रेट है, पॉलिसी, ठीक है, एस्टीमेट है, दिलाए, क्यों एस्टीमेट है, क्यों पॉलिसी है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी तो इसीलिए पॉलिसी है, ठीक है, यही रीजन है। ओके, और पॉलिसी और पॉलिसी और एस्टीमेट में बुनियादी फर्क क्या होता है, पॉलिसी में चॉइस होती है, एस्टीमेट में चॉइस नहीं होती। आरबीएम एसएलएम आपकी मर्जी से होता है, आप बताएं, कंपनी अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं यार मैं एसएलएम पे डेप्रिशिएट करना चाहती हूँ अपने एसेट को, मैं आरबीएम पे डेप्रिशिएट करना चाहती हूँ। तो जब नेचर डिसाइड कर रही है तो ये एस्टीमेट है या पॉलिसी है, बात समझ में आई? तो जब भी एस्टीमेट और पॉलिसी को डिसाइड करना हो खुद बैठकर अपने आप से सवाल कीजिएगा कि क्या इसमें चॉइस है या नहीं। एक और सवाल, मुझे अपने एसेट को रखना है कॉस्ट मॉडल पे रिवैल्यूएशन मॉडल पे, ये क्या है, ये पॉलिसी। फर्क समझ में आया? तो डेप्रिशिएट किस रेट से करना है, किस मेथड से करना है, ये क्या है, एस्टीमेट है, क्योंकि इसमें कोई चॉइस थोड़ी है, ये तो डिपेंड करता है एसेट की यूजफुल लाइफ पे, ये तो डिपेंड करता है एसेट की रेजिडुअल वैल्यू पे, ये तो डिपेंड करता है एसेट के डेप्रिशिएटिंग मेथड पे, और ये सब क्या है, एस्टीमेट्स। तो आरबीएम एंड एसएलएम, आप ये देख लें क्या ये जो मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं क्या ये मेथड्स सही है या नहीं है, कैसे वेरीफाई करूं, कैसे इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकता हूँ, और कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़ा हमने एस्टिमेट्स के ऊपर, आयजा 540 एस्टिमेट्स को डील करता था, वो ये बताता था, नहीं नहीं करता था, करता था, वो एस्टिमेट्स को डील करता था और वो ये बताता था कि एस्टिमेट्स किस तरीके से रिकॉर्ड करने चाहिए, आपको किस तरीके से वेरीफाई करना है। तो आप क्या क्या काम करते थे एस्टिमेट्स के अंदर, आप मैनेजमेंट से जाकर पूछते थे मुझे बताओ तुम्हारे एस्टिमेट रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, आप उनसे जाकर सवाल करते थे बताओ ये जो एस्टिमेट्स हैं पहले जो तुमने रिकॉर्ड किए थे क्या वो आज सही साबित कंसिस्टेंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर ये वेरीफाई करने के जो आज का एस्टिमेट है क्या वो सही है या नहीं है, ये सारे काम। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा इसके ऊपर, अब हम बढ़ चुके हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ कि मैंने जितने भी एस्टिमेट्स रिकॉर्ड किए हैं वो बेस्ट नॉलेज के अंदर अंदर किए हैं, ये बात समझ में आई? तो ये सारे प्रोसीजर्स भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन से। तो अगर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सवाल आएगा तो क्या ये प्रोसीजर्स लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, नहीं, इसको क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन की बातों में इंगेज करके लिखूंगा, जो सवाल वो मुझे दे रहा है उसकी फिगर्स को यूज करूंगा, अगर वो किसी एसेट का नाम ले रहा है तो मैं भी उस एसेट का नाम लूंगा।
इम्पेयरमेंट, ये बात समझ में आ रही है सबको? प्रोसीजर ड्राफ्ट करने का तरीका। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड करूंगा? इम्पेयरमेंट का अमाउंट आता कैसे? हायर ऑफ, सही है। मैं दो वैल्यूज निकालूंगा, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फिर वैल्यू इन, सही है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहां से मिल जाएगी? मार्केट से मिल जाएगी। तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा? एक्सपर्ट वाला आयजा 620 आप अप्लाई करेंगे और फौरन से बोल देंगे कि एक काम करो, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि जो फेयर वैल्यू आपने ऑब्टेन की, क्या वो फेयर वैल्यू ठीक है या नहीं है? तो जो फेयर वैल्यू आपने बाहर से ली है, लेट से 100 रुपए, तो मैं उस 100 रुपए को कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? आयजा 620 पूरा एक स्टैंडर्ड आपको दिया गया है ऑडिटर या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर कि किस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे क्या वो नंबर सही है या नहीं। आप उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी को एवेल्युएट कर लेंगे, आप उसकी कैपेबिलिटी को, आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, आप उसकी इंटेग्रिटी, इन सब चीजों को एवेल्युएट करेंगे। और जब वो बंदा आपको समझ में आ जाए, फिर आप उसके काम के ऊपर जाएंगे और उसके काम को क्या देखेंगे, क्या उसका काम कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या उसका डेटा, सोर्स ऑफ डेटा रिलायबल है या नहीं है, क्या उसका डेटा कंप्लीट है या नहीं है, और जो उसकी अजम्पशंस हैं क्या वो रिलायबल रीजनेबल है या नहीं है, जो उसकी फिगर्स आ रही हैं क्या वो सही है या नहीं है। मैं इन सब के ऊपर जब रिलाई कर लूंगा तो फिर मैं उसकी फिगर को मान लूंगा। तो ये पूरा आईएसओ 620 आपको गाइड करता है इस हवाले से। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वेरीफाई हो गया। अगले स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज निकालने का तरीका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो आज मैं फ्यूचर सारे कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर दूंगा एक रेट से। तो यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक रेट होगा और एक फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे। तो मैं उस रेट को वेरीफाई कर लूंगा। अगेन रेट क्या है? रेट क्या है? तो आप ये वो देख लें कि क्या उसके जो एस्टिमेट्स है, क्या वो रेट सही एस्टिमेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर कैसे रिलायंस लूं? कौन बोल रहा है? अच्छा बोले। वो ही देंगे कैलकुलेट करके। आप रिलायंस कैसे लेंगे? वो बोलेंगे हम 100 रुपए कमाएंगे आगे। आपको रिलायंस लेनी है, आप उसे सब्सिक्वेंट पीरियड में चेक कर लेंगी। आज मैनेजमेंट कह रही है 100 रुपए कमा रही हूँ, कल मैं कमाऊंगी 5,000 रुपए। क्या आपको लॉजिकली ये बात सही लग रही है? विदाउट एनी प्लान मैनेजमेंट ने ये बात कोट कर दी। तो सर आपके जो कंसिस्टेंसी चलती हुई आ रही है, वो मुझे इस चीज के ऊपर रिलायंस नहीं दे रही। हाँ, एक बात कनेक्ट करूंगा। आईटी में डेटा एनालिटिक्स पढ़ा था, तो डेटा एनालिटिक्स पढ़ाते हुए मैंने एक बात बताई थी कि पास डेटा को यूज करते हुए ट्रेंड सेट कर रहे होंगे, ऑडिट में हेल्प मिल रही होगी। कुछ कनेक्ट हो रहा है? क्या हेल्प मिल रही होगी? यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। आप उसे अपने सॉफ्टवेयर को डेटा देंगे और बोलेंगे बताओ इस कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हो सकते हैं, तो वो बता देगा भाई इतने हो सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स का यूज यहाँ हो रहा है। मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर रिलायंस मिल गई, रेट सही है, तो जो आंसर निकलेगा उसको एक बार क्या कर लूं, रिकैलकुलेट कर लूंगा। ये दोनों वैल्यूज सही आ गई। इन दोनों में से हायर ऑफ लेना है। अगर वो हायर ऑफ लिया, इंपेयरमेंट से कंपेयर करना है और रिकॉर्ड कर लेना है। यहां तक कोई सवाल? रिवैल्यूएशन क्या करूंगा? अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पर है तो आइजा 620 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू आपको बाहर से मिल रही है। आपने ही देखना है कि क्या वो वैल्यू सही है या नहीं। जब ये सारे काम हो जाएंगे, जब ये सारे काम हो जाएंगे, इम्पेयरमेंट वेरीफाइड, रिवैल्यूएशन वेरीफाइड, तो इन सब का जो सम है वो 100 रुपए बनेगा। इनको मैं एक बार रिकैलकुलेट कर लूंगा और मैंने पीपी के ऊपर एक अच्छी वर्किंग परफॉर्म कर ली। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बात कनेक्ट करनी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या डॉक्यूमेंट करेंगे?
सर ये जो सारे काम किए इनको डॉक्यूमेंट कर देंगे। ये जो आप रिकैलकुलेट कर रहे हैं जगह जगह, इनके वर्किंग पेपर्स लग जाएंगे। ये जो आपने एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली है, आप इसको अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे। आपने गेन एंड लॉस की वर्किंग करी है मैनेजमेंट ने, आपने उसको रिकैलकुलेट किया है, आप उसको रिकैलकुलेट करके देख लेंगे और उसकी वर्किंग को अपने पास अटैच कर देंगे। बात समझ में आई? ऐसे एक पूरा ऑडिट चलता है। एक फाइल के अंदर जो मैंने बताया आपको पीपी, उसके अंदर नीचे उसका सारा ब्रेकअप आ रहा होगा नोट्स, फिर नोट्स में एडिशंस आ रहे हैं तो एडिशंस के पीछे उसके सपोर्टिंग आ रहे होंगे। डिस्पोजल के लिए आपने क्या क्या काम किए, ये सारे काम आप क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट कर देंगे, जो कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताता है। कि वो फाइल ऐसी होनी चाहिए जिसका एक नाम था, क्या होना चाहिए वो फाइल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पता चल रहा है क्यों? जब कोई बंदा वो फाइल उठाए, एडिशंस, अच्छा एडिशंस के लिए तुमने क्या किया, मैंने ये चेक कर लिया, मैंने इनवॉइस देख ली, मैंने अवेलेबिलिटी देख ली। डिस्पोजल के लिए मैंने देख लिया आपने एफआईआर से हटाया या नहीं हटाया, मैंने ये देखा गेन एंड लॉस की वर्किंग। तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा अगर आपसे सवाल करे, यार गेन एंड लॉस की वर्किंग नहीं है इसके अंदर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये होता है आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, वो फाइल इटसेल्फ क्या होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये तरीका है प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करने का। तो हर हेड के प्रोसीजर्स तकरीबन इसी तरीके से ड्राफ्ट हो रहे होंगे। सवाल देखें प्रोसीजर का। प्रोसीजर्स किस तरीके से ड्राफ्ट होंगे, किया हमने ये, नहीं किया जी मिस, नहीं किया जी मिस, क्या जो करती हूँ आता ही नहीं है, तो आप अगर ये बात, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, लिस्ट एनी 8 substantive audit procedures that the audit team can perform on the above information। ऐसे क्या 8 ऑडिट प्रोसीजर्स आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, सवाल पढ़ते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ मैक्रो टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024। द मैनेजमेंट ऑफ एमटीएल has provided your team a revenue schedule, the extracts of which are as, अब उसने आपको क्या दिया है कि भाई मैं अपना रेवेन्यू का शेड्यूल आपको दे रहा हूं कि मैं रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा होता हूं। सबसे पहले इनवॉइस नंबर है, कस्टमर का नेम है, इनवॉइस की डेट है, रेवेन्यू टाइप है, इनवॉइस कितने की है, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ, पेमेंट कितनी रिसीव हुई, टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या है। तो इस काम के लिए मुझे अपने जहन में, मैंने फिर बताया, जब भी प्रोसीजर्स की बात हो कौन सा स्टैंडर्ड अपने जहन में लाना है। रेवेन्यू की बात कर रहा है ना वो, जब रेवेन्यू की बात कर रहा है तो अपने जहन में क्या होना चाहिए, IFRS 15। IFRS 15 क्या कहता है, वो 5 चीजें मेरे जहन में होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, कस्टमर का नेम दिया हुआ है अगेन, फिर उसकी रिटेल, वो रिटेल कस्टमर है, इनवॉइस टाइप, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, पेमेंट रिसीव्ड, पॉइंट इन टाइम, होलसेल 100 रुपए, 60 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, 40 रुपए डेफर कर दिए, और ये है ओवर टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट कस्टमर है ये भी, इनवॉइस का अमाउंट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, पॉइंट इन शिपिंग। बताइए कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करेंगे। नहीं वो नहीं बताना, लिखा हुआ सोच रहे हैं, नहीं नहीं लिखे नहीं, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, लिखने में टाइम लगेगा बहुत सारा आप लोगों का। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस चीज के लिए, ये गलती, रिसीवेबल। गुड। लेकिन सबसे पहले जब मैंने IFRS 15 की बात की, तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कितने तरह से सेल हो रही है, और ओवर द टाइम। तो मैं पहले इन दोनों को अलग अलग ना कर दूं, एक पॉइंट इन टाइम और एक ओवर द टाइम। तो पॉइंट इन टाइम
जो भी सेल्स हो रही है, कुछ प्रोसीजर उसके लिए, कुछ ओवर टाइम के लिए। क्यों ओवर टाइम वाले के लिए क्या चीज इन्वॉल्व होगी? कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या करना है? पॉइंट इन टाइम के लिए मुझे जस्ट, अब पॉइंट इन टाइम के लिए हम क्या क्या चीजें देखेंगे? आपने गुड्स डिस्पैच कर दी, क्या रेवेन्यू तब रिकॉर्ड हो रहा है जब गुड्स डिस्पैच होने के बाद या नहीं? आप शिपमेंट के डॉक्यूमेंट देखेंगे। देखिए मकसद समझे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ये देखना, क्या मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये 50 रुपए का रिसीवेबल सही है या नहीं है? मुझे ये देखना है। मुझे देखना क्या है, क्या ये 50 रुपए का रेवेन्यू सही रिकॉग्नाइज हुआ है या, तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ किस तरह है, पहले ये सोचें क्या होना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, इसके दरमियान ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। तो पॉइंट इन टाइम शिपिंग मतलब आईएफआरएस 15 क्या कहता है कि जैसे ही शिपिंग करवा दी रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा। यहां पर क्या कहता है, कब रिकॉर्ड होगा? जब कैश रिसीव हो जाएगा। पॉइंट इन टाइम जब कैश रिसीव होगा। पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या है? सारे का सारा एक साथ, ओवर द पीरियड नहीं हो रहा। लेकिन वो पॉइंट इन टाइम कब? यहां शिपिंग पे, यहां पे कब हो रहा है? तो हमारे मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि मैंने अपना रेवेन्यू, एजर्शन, मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि मैंने अपना रेवेन्यू इस तरीके से रिकॉर्ड किया है। तो आपको क्या वेरीफाई करना है, क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? कैसे देखेंगे? आपने कहा सर शिपिंग के टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो रायबा ने एक बात बोली, सर एक काम करेंगे, हम ये देख लेंगे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कि शिपिंग किस डेट को हो रही है। जिस डेट पर शिपिंग हो रही है, क्या उसी डेट पर हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं करें? कहीं ऐसा तो नहीं पेमेंट डेट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसके अलावा सर हो सकता है कोई शिपिंग ईयर एंड के बाद हुई हो और कट ऑफ वाला, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर लिखेंगे आप लोग? आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे कहां से? जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हुए ड्यूरिंग द पीरियड, और उसके क्या देख लेंगे? शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। इस दफा उसने ये नहीं बोला जीआरएन देख लो, इस दफा उसने ये नहीं बोला जीडीएन देख लो। क्या उसने जीडीएन का लफ्ज इस्तेमाल किया? करना है? नहीं करना, क्यों नहीं करना? जीडीएन तो यहाँ है ही नहीं हमारे पास कुछ फिलहाल। तो यहां पर हमने क्या देख लेना है? शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देख लेने कि क्या शिपिंग डॉक्यूमेंट्स पर जो डेट आ रही है, क्या उसी डेट पर रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है या क्या वो ईयर एंड से पहले की डेट है, ईयर एंड के बाद की डेट है। आप ये वेरीफाई कर लेंगे और क्या करेंगे? कैश वाली सेल के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हम ये देख लेंगे कि ड्यूरिंग, क्योंकि मैनेजमेंट क्लेम करे कि जब कैश रिसीव होता है रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है, तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ ना, इसको वेरीफाई करता हूँ। कैसे? बैंक की स्टेटमेंट लूंगा मैनेजमेंट से ड्यूरिंग द ईयर की, और बोलूंगा कि मुझे दिखाओ कि ये कैश कब रिसीव हुआ। बोलेगा नहीं नहीं इस साल नहीं हुआ, अगले साल हुआ। सब्सिक्वेंटली रिसीव हो तो जाता है, तो ये तो आपको अलाउड था। हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने ये कहा है कि आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब कैश रिसीव होता है, और आप कब रिकॉर्ड कर रहे हो? अभी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो भाई काइंडली इसको रिसीवेबल बेसिस पे रिकॉर्ड ना करो। आपने एक चीज वेरीफाई करनी है कि इससे रिलेटेड, बहुत टेक्निकल बात, इससे रिलेटेड कोई रिसीवेबल का बैलेंस नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही तब होता है जब कोई क्रेडिट, कोई रिसीवेबल का बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ रहा है तो उसे फौरन से फौरन क्या करो? इम्पेयर्ड करो, उसे रिकॉर्ड हटाओ वहां से। तो हम उसको नहीं मानते। किसमें? मतलब देख लिया यार, चले आप लोगों के लिए ताने, बाकी सबके लिए नहीं। भाई एक चीज पे तो गौर करो, हम तो सवाल में उलझ गए। 90 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, पैसे कितने रिसीव हुए? 30 रुपए कहाँ गए? रिसीवेबल अभी तो बताया कि कोई रिसीवेबल नहीं आना चाहिए। तो ये बात बताएंगे उसे कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर रहे हो तुम, कैश कितना रिसीव कर रहे हो। बोला क्या है तुमने कि जितना कैश होगा उतना रेवेन्यू होगा। जब 90 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो कैसे कर सकते हो तुम 90 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड? तो ये 30 रुपए का जो तुमने रिसीवेबल किया, इसको क्या करो?
हटाओ अपनी बुक से, आप प्रोसीजर परफॉर्म करें। ये 30 आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें, भाई हो सकता है लिखना भूल गए हो, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेमेंट रिसीव गलत लिखा हो, आप एक चांस दें एक तरह से कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि आपने 90 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, पैसे 60 रिसीव हुए क्यों। तो आपको क्या करना है, इन 30 रुपए को भी क्या करना है, इम्पेयर करना, रेवेन्यू नहीं मानना। या तो रेवेन्यू हटा दें या रिसीवेबल को इम्पेयर कर दें, कहानी खत्म हो जाएगी। दोनों तरह से आपकी बैलेंस शीट सही हो जाएगी। लेकिन इट्स बेटर कि आप रेवेन्यू हटाएं। क्यों, एजर्शन में मसला आ जाएगा। एक तरफ आपने रेवेन्यू ओवर स्टेट कर दिया और दूसरी तरफ आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर दी, नेट प्रॉफिट तो सेम आएगा लेकिन रेवेन्यू अलग से ओवर स्टेट हो रहा है। यहां तक समझ में आया? सर मैं सेल कर रहा हूं ओवर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी, क्या काम करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें चेक करूंगा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब हो रही, लफ्ज इस्तेमाल करने ऑडिट के अंदर, अपनी बातें नहीं करनी, आईएफआरएस 15 की बातें करनी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो चुका है ना सबका आईएफआरएस 15, पक्की बात है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो रही है, तो जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने का टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड उस हिसाब से ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे, आप मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, और रेवेन्यू, गुड, और नहीं नहीं, आईएफआरएस 15 में डिस्काउंटिंग फॉर इन द ईयर की नहीं होती, एक साल के लिए कोई डिस्काउंटिंग नहीं होती। यहाँ पर ऐसी कोई बात है नहीं, तो हम अपनी तरफ से इतनी सारी बातें नहीं करेंगे डिस्काउंटिंग वाली। रेवेन्यू में ज्यादा बात करनी है ना अभी हमें, तो इसीलिए जी लाइव डिस्काउंटिंग कब होती है? 1 साल, कम से कम 2 साल, ठीक है। अब और बातें सोचें यहाँ पर, मुझे एक बात बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट का पीरियड है, ये वेरीफाई नहीं करेंगे क्या उस हिसाब से पेमेंट मिल भी रही है या नहीं मिल रही? क्या देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पेमेंट के डेट्स हमारी डिसाइड हुई है कि उस डेट के ऊपर पेमेंट्स रिसीव हो भी रही है या नहीं हो रही, आप इस चीज को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनके ऊपर शिपिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे, और अरे ये तो देखें, ईयर एंड पे रिकॉर्ड हो रही है और ईयर एंड पर रिकॉर्ड होने वाली क्या लगता है, क्या होता है? हाँ वो तो करेंगे, लेकिन चेंज नहीं करेंगे। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए इसका, किस रेट पर होगा? जिस डेट पर सेल्स हो रही है रेवेन्यू, तो आपने ये वेरीफाई जरूर करना है कि एक्सचेंज रेट जो मैनेजमेंट यूज कर रही है एक्सपोर्ट के अंदर, कि मैनेजमेंट ने जितने भी एक्सचेंज रेट यूज किए वो कौन से होने चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल्स वाले। सही है। और इसके अलावा जो एक बात, 31 दिसंबर 2024 को इनवॉइसिंग हो रही है, कहीं कट ऑफ का मसला ना आ जाए, तो इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या ये सेल इसी अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती भी है या नहीं करती। हो सकता है ये कल की इनवॉइस हो, हमने जल्दबाजी में रात को बैठ के बना दी। फिर ये सारी बातें कर ली, ये अहम बातें हो गई। कुछ आखिर में और बातें भी कर सकते हैं आप, तो क्या बातें कर सकते हैं आप उसे ये बता सकते हैं कि देखो भाई, तुमने जो पेमेंट करी है, जो सेल्स करी है, वो किसी और दिन करी है कुछ जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के केस में, और पेमेंट रिसीव कर रहे हो किसी और दिन, तो इसके अंदर जो गेन एंड लॉस की वर्किंग है वो किस तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए IAS 21 के हिसाब से, कि आप सेल्स के लिए रेट कौन सा यूज करेंगे और पेमेंट के लिए
जब पेमेंट रिसीव हो रही है। इनका डिफरेंस गेन या लॉस बन जाएगा ऑन फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके लिए क्या हो, क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? गुड। तो अभी भी ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने पहले बताया था कि काम होता कैसे, पहले ये सोच लें। भाई मैंने कहा कि एक होती है सेल वाली डेट, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ रेट से तो मुझे पता चल जाती है सेल्स का अमाउंट। फिर एक आता है जो पेमेंट रिसीव हुई उसके दिन का रेट और उसका अमाउंट, इनका डिफरेंस क्या बनता है, गेन या लॉस। मुझे क्या वेरीफाई करना है कि ये रेट उसी डेट का है या नहीं है, फिगर से मल्टीप्लाई करूंगा अमाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर मैं काम करूंगा कि पेमेंट वाली डेट पर जो रेट यूज हो रहा है क्या वो रेट वही है या नहीं है, ये अमाउंट भी वेरीफाई हो गया, अल्टीमेटली गेन एंड लॉस वेरीफाई हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने ये इंस्पेक्ट करना है कि क्या मैनेजमेंट ने जो रेट यूज किया है क्या वो सेल्स डेट का है या नहीं। आपने पेमेंट के लिए देखना है कि क्या वो डेट, क्या वो रेट सही है या नहीं, जो उस डेट का है या नहीं। फिर इसके अलावा आपने एक काम और कर लेना है, अगर आखिर में बोलना चाहें कि जितना भी ये 40 रुपए का रिसीवेबल है इसको ईयर एंड पर क्या कर देना है, रिक्लासिफाई कर देना है इन अकॉर्डेंस विद IAS 21। नहीं करेंगे, सॉरी ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही, माय मिस्टेक। अगर एक्सपोर्ट में कोई डेफर्ड रेवेन्यू होता तो, माय मिस्टेक, अगर एक्सपोर्ट में कोई डेफर्ड रेवेन्यू होता, कोई रिसीवेबल होता, अगर पेमेंट रिसीव, बिल्कुल, अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसके रिसीवेबल को रीमेजर भी करेंगे एज पर IAS 21। तो ये सारी बातें हम सोच रहे होंगे हर तरह से। 30% का पासिंग रेशो, अब देखते हैं बच्चों ने इसमें क्या गलतियां की। This part required examinees to list substantive audit procedure. However, many responses incorrectly included test of controls. क्या है ये बच्चे? And other non-substantive procedures. The following substantive audit procedures were commonly omitted. कौन कौन से भूल गया? Shipping documents review करना, delivery confirmations देखना to ensure revenue is recognized upon transfer of control. Verifying whether year-end sales were dispatched before the reporting date cutoff perform करना. Analyzing billing schedules and milestone completion report for appropriate revenue recognition. जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का रेवेन्यू है क्या उसकी पेमेंट सही टाइम पे मिल भी रही है नहीं मिल रही, मैचिंग आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस विद अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंसेस एंड चेकिंग फॉर सब्सिक्वेंट क्लियरेंस। तो ये बातें बच्चों ने लिखी नहीं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखकर आ गए। अब मुझे बताएं बच्चे कहाँ थे, कहाँ थे बच्चे? जी बिल्कुल सही। जी मोइजा कौन थे ये बच्चे? निकल था हम, कितने महीने पढ़ा है हमने, 4 महीने। हमने इनको बहुत सारी बातें सिखाई। जी लाइबा बताएं इनको, बताएं कौन कौन सी बातें सीखी हमने क्लास में। जी कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे? पोर्टल पे नहीं थी आप, पोर्टल पे आप एक्टिव नहीं थी। पोर्टल पे मेरे पास सारी एक्टिविटी आ रही होती है किसने कौन सा लेक्चर देखा। बस आपने लेक्चर नहीं लिए, मैंने ये देखा है, पढ़ा हुआ है। अच्छा इसका बी पार्ट ऑडिट प्रोसीजर्स मजीद और क्या क्या हो सकता है। स्टेट 3 ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी परफॉर्म टू एड्रेस ईच ऑफ द अबव मैटर्स। विजिबल नहीं है क्या, लाइटें कम करनी है। You are the audit senior assigned to audit of Omega Limited, a mid-sized retail company for the year ended 31 December 2024. During the audit of cash and bank balances,
You observed several matters which are detailed below. The bank reconciliation for December 2024 shows an unexplained reconciling difference of rupees 2.5 million, which remains unresolved. The finance manager suspects that this is due to timing issues in recording transactions. क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? क्या के सही है और एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताओ, उसने रीजन क्या दिया? क्या सब्सिक्वेंट में आ रहा होगा? सवाल कर रहा हूँ मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं आ रहा होगा, मैं सवाल कर रहा हूँ आ रहा होगा, पहले ये सोचें। सबसे पहला सवाल, सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात आप तब करेंगी जब आप ये डिसाइड कर लें कि क्या ये बाद में कभी क्लियर होगा नहीं होगा। सवाल कर रहा हूँ आपसे, होगा तो बिल्कुल आपका प्रोसीजर वैलिड है। आगे चलें और कट ऑफ टेस्टिंग किस चीज पे करेंगे? तो इस तो रेवेन्यू में चली जाएंगी आप। हुआ क्या है अभी? अभी हुआ ये, अपना सिचुएशन समझो। एक अदद बैंक रिकंसिलिएशन दिसंबर, आप जिस पीरियड का ऑडिट कर, आपको इस महीने की बीआरडी बैंक रिकंसिलिएशन, उसके अंदर एक बैलेंस आ रहा है एज पर लेजर और एक बैलेंस आ रहा है एज पर बैंक स्टेटमेंट। इसके दरमियान क्या बनेगी? एक अदद रिकंसिलिएशन बन जाएगी। जो इसके दरमियान रिकंसिलिएशन बनी, उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस बहुत सारा आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड। क्या है? मतलब 2.5 मिलियन का वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, 2.5 मिलियन की एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पा रहा। तो अब मुझे बताएं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप इस 2.5 मिलियन के लिए क्या करें? इस सिनेरियो को वेरीफाई करना है। हम्म। जरूरी थोड़ी है, ये थोड़ी का उसने कम ज्यादा। हाँ वो तो एक पॉइंट उन्होंने बताया कि सब्सिक्वेंट हम देख लेंगे कि सब्सिक्वेंटली क्या पैसे रिसीव हो रहे हैं, इशू रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। और अल्टरनेटिव बोलना चाहिए। हाँ सही है, ठीक। यही तो मसला है। क्या इंक्वायरी कर, एक्सप्लेन ही तो नहीं कर पा रही, इंक्वायरी क्या करें? थप्पड़ दो, लाए हुए थप्पड़ दो रख के। फ्रॉड भी हो सकता है, तो फ्रॉड कंसीडर करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं हम सब। प्रोसीजर क्या होगा ये सवाल है मेरा, आपको ये वेरीफाई करना है। कम ऑन, ऑडिटर हैं आप लोग। भाई एक तो प्रोसीजर आ गया ना, फ्यूचर में देख लूंगा मैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये जो अनएक्सप्लेन्ड आइटम है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई तो बात होगी ना। ये ऐसे तो अमाउंट नहीं आ रहा होगा, 2.5 मिलियन पे कुछ तो होगा ना। तो आप मैनेजमेंट से उसके अगेंस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे। आपने ऐसा जुमला बोला था कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप बोलेंगे मैं यही बोल रही हूँ। आपने, इसको कहते हैं इनक्रिप्शन।
या आपकी साइड तो बिल्कुल भी नहीं है, ब्रेन वॉश कर दिया बिल्कुल मैंने। सही है जी। 1 घंटा क्या है? लाइवा आप डीएसआर की क्लास में बैठ जाएगा, ठीक है? आप नहीं बैठेंगे, आप चले जाइए। 3 महीने बाद क्या होगा? खैर बताएं, और क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं? भाई एक तो फ्यूचर में देख लिया, मुझे एक बात बताएं, अनएक्सप्लेन्ड है तो पीछे भी तो आ सकता है। तो मैं प्रीवियस बैंक रिकंसिलिएशन नहीं चेक कर लूं कि क्या उसमें भी ये मसला आ रहा है नहीं आ रहा? अगर उसमें भी ये मसला आ रहा है, मतलब नवंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में, तो मतलब ये मसला पुराना चलता हुआ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मतलब दिसंबर में कोई मसला हुआ है। कुछ बात समझ आई? तो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, द बैंक रिकंसिलिएशन फॉर दिसंबर 2024। सही है, फॉर 2024 नहीं है, फॉर दिसंबर 2024। तो आप ये देख लें कि क्या दिसंबर से पहले ही मसला था? हाँ सर, नवंबर में भी था, अक्टूबर में भी था। तो इसका मतलब क्या है कि टाइमिंग डिफरेंस इतना पुराना थोड़ी चलता है, ये तो शायद कोई मसला हो गया है इसीलिए। और बैंक स्टेटमेंट में या बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर डिफरेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? पैसा गायब है, सिंपल। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। बैंक रिकंसिलिएशन का डिफरेंस का मतलब मिस अप्रोप्रिएशन, अगर वो कोई आइटम अनएक्सप्लेन्ड है तो आपके पास मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, दो प्रोसीजर हो गए, एक मैं प्रीवियस देख लूंगा, एक मैं फ्यूचर में देख लूंगा, और तीसरा मैं क्या कर लूंगा, उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट से सपोर्टिंग मांग लूंगा। और कोई काम कर सकता हूँ मैं? गुड, अच्छी अप्रोच है, प्रैक्टिकली अच्छी अप्रोच है। और ये प्रोसीजर लिखिएगा। लेकिन जो फ्रॉड करेगा ना, वो कितने से रिकॉर्ड करेगा? 1.2 मिलियन और 1.3 मिलियन, दो एंट्रीज बने। देखें, फ्रॉड करने वाला भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सोचिएगा। आई बात समझ? इस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना। मैंने आपको फिर एक अप्रोच बता रहा हूँ, यही वाली बात कि पहले याद करें डीआरएस बनती कैसे। जब वो जहन में आ जाएगी तो अल्टीमेटली प्रोसीजर्स आ जाएंगे। अगेन, कैश बुक कंटेन्स checks issued more than 6 months ago that still remain outstanding. Some of these stale checks are related to suppliers payments which have already stale checks कौन सा होता है? बासी। बासी वाले होते हैं, स्टेल का मतलब तो बासी होता है ना? नहीं है ना? ये क्या होता है? which have already been paid through alternative methods। भाई कैश बुक के अंदर आपके पास कुछ चेक्स आ रहे हैं जो कि 6 महीने पुराने हैं, और वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। इनमें से कुछ स्टेल चेक्स बिलोंग करते हैं कहां से? सप्लायर की पेमेंट से। उन सप्लायर्स को आपने कैसे पे कर दिया? क्या ऑडिट प्रोसीजर से? बिल्कुल। अब ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, पहले सोचें, कहानी सोचें। बैंक ट्रांसफर कर दिया हो तो बैंक ट्रांसफर में क्या बनती है? बैंक रिसीट बनती है, आप वो वेरीफाई कर लें। बैंक से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों? बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा। बैंक स्टेटमेंट लेंगे उसमें आ जाएगा, जरूरत नहीं है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। और बैंक स्टेटमेंट इज इटसेल्फ आपको ऑब्टेन हुई है तो वो सही होती है। और कैश पेमेंट की होगी तो क्या? कैसे वेरीफाई कर, डॉक्यूमेंट क्या देखें? कैश का वाउचर, पेमेंट वाउचर बनता है, मैंने बताया। जब भी आप ट्रेजरी वाला, ये बेसिकली ट्रेजरी कहते हैं सारे मामला को, ट्रेजरी वाले से आप कैश लेने जाएंगे, बोलेंगे 2.5 मिलियन चाहिए, 5 मिलियन चाहिए, बोलेगा ठीक है, मुझे तुम वो इनवॉइस दो जिसके अगेंस्ट पैसे चाहिए। वो इनवॉइस आप उसको देंगे और वो आपको कहेगा वाउचर बना के लाओ, अप्रूव करवा के लाओ अपने डिपार्टमेंट वाले से, कंट्रोल्स, ये अप्रूव करवा कर लाओ और लाकर मुझे दो, फिर मैं इनको वेरीफाई करूंगा और तुम्हें इसके अगेंस्ट 5 मिलियन दे दूंगा, ताकि कल को जब ऑडिटर आकर उससे पूछे 5 मिलियन कहाँ गया, तो वो क्या बोलेगा? इस इनवॉइस के अगेंस्ट कैश वाउचर अकील साहब ने साइन करके दिया था, हमने क्या कर दिया, पैसे दे दिए। अब मुझे बताएं, कैश तो आपने कहा कि भाई मैं सपोर्टिंग
डॉक्यूमेंट्स देख लूंगी और सपोर्टिंग का नाम बताएंगे आप कि अगर ट्रांसफर हुआ बैंक के थ्रू तो बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर लूंगी, अगर ट्रांसफर हुआ है कैश के थ्रू तो कैश वाउचर देख लेंगे कि क्या पेमेंट वाउचर बना है या नहीं बना। और क्या कर सकते हैं? हम्म। सही है, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई आपने इन 6 महीने से पुराने वाले चेक्स को क्यों नहीं हटाया, क्यों रिमूव नहीं किया। और फिर आप तीसरा काम कर लेंगे कि आप वेरीफाई कर लें कि क्या ये चेक्स एड बैक हुए या नहीं हुए। अगर इन 3 प्रोसीजर्स को आपने परफॉर्म कर लिया तो आपको इसके ऊपर रिलायंस मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने एक काम क्या किया, सबसे पहला आपने ये देख लिया कि ऑल्टरनेटिव मेथड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं हम, तो आपने कहा ठीक है मुझे वेरीफाई करा दो कि क्या आपने ऑल्टरनेटिव के थ्रू पेमेंट की या नहीं की, मुझे कैश वाउचर दिखा दो, मुझे बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करा दो। उन्होंने आपको करवा दिया। फिर आपने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुमने अभी तक इसको इसको वापस ऐड क्यों नहीं किया। तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि बराए मेहरबानी तुम इसको क्या कर दो, कैश बुक में ऐड बैक कर दो। क्यों, ये पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस टेल चेक्स को कैंसिल कर दो और अपने पास ऐड बैक कर दो। और तीसरी चीज क्या पढ़ी हमने, हो गई ना 3 बातें, 3 बातें हो गई। और कुछ इसके अंदर करने की जरूरत है या इनसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गया। मकसद क्या है आखिर में, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। कैश बुक कंटेन्स हो गया वाली बात। Petty cash ledger shows a balance of rupees 0.4 million, but a physical cash count revealed a balance of, क्या करेंगे, लाख रुपए गायब है। मैनेजमेंट से रिकंसिलिएशन ले लेंगे और छापा मारेंगे अचानक से। ठीक है फिर, और जी, नहीं आप बताएं, ये वाली बात आप बताएं। दूसरी वाली में अकाउंट पेबल तो हो गया होगा ना सेटल, तो आपका वो सेटल ही नहीं होगी, मैच ही नहीं होगा बैंक स्टोरी के बताओ सर, एफएससी बैलेंस नहीं होगी। नहीं नहीं वो टाइमिंग डिफरेंस नहीं, वो उस पर बात करिए सेकंड पॉइंट पे। पे बिल राइट ऑफ, तोबा करें, तोबा करें, पे बिल राइट ऑफ, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। या अल्लाह, अकाउंटिंग को दफना दिया। हाँ पहले वो उनकी कोई बात थी वो कंप्लीट करें, हाँ बोले। दोबारा कर दी होगी ना पेमेंट, दोबारा कर दी होगी अगर एंड, समझे बात को। हाँ ना यही, डेबिट कर दी होगी एंट्री, 2 बार डेबिट कर दी होगी। तो रिवर्स यही तो करवा रहे हैं हम कि वेरीफाई यही तो करना है कि आपने क्या वो बैलेंसेस एड बैक किए या नहीं किए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक पे बिल का प्रोसीजर भी डाल दो, डाल दें प्रोसीजर और बस इतनी सी बात। इस बात को समझिएगा। समझे क्या चीज, मैं बताऊँ, मैं एक्सप्लेन करूँ, अब समझे प्रैक्टिकली क्या हुआ। प्रैक्टिकली ये हुआ कि आपके पास सप्लायर है, यार पैसे दो। आपने कहा ठीक है, आपने एक 5 लाख रुपए का चेक बनाया, सही है, और उसके हाथ में दे दिया, एंट्री क्या बनाई, हो गया काम। समझिएगा, जो भी है कैश या बैंक, कैश बुक में एंट्री गई क्रेडिट, और अकाउंट पेबल डेबिट, हो गया मामला खत्म। 6 महीने बाद पता चला कि चेक एक्सपायर हो गया, उसने पैसे ही नहीं निकलवाए, और ये 6 महीने तक बीआरएस के अंदर मामला चलता रहा।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 6 महीने बाद भाई साहब आते हैं, यार मैंने पैसे नहीं निकलवाए थे, तुम्हारा चेक अभी तक मेरे पास पड़ा है, ये चेक तो अब एक्सपायर हो गया, काइंडली मुझे पेमेंट कर दो। कहा बे यार, अकाउंट निकाला और वहीं के वजह से 5 लाख पे कर दिए। एंट्री रिकॉर्ड की होगी कोई और, नहीं की होगी ना, उसने वहीं के वहीं। आई बात समझ, प्रैक्टिकली ये हुआ। जब उसने चेक किया होगा, उस एंट्री उसी वक्त पास हुई थी, लेकिन पेमेंट कब हो रही है इस वक्त? यही तो बता रहा हूँ, करना क्या होगा उसे, उसे क्या करना होगा, वो जो चेक्स रिकॉर्ड किए वो रिवर्स करेगा और बैंक से क्रेडिट कर देगा। अब वो क्या करेगा, वो बैंक को करेगा डेबिट और कैश को करेगा क्रेडिट। ये एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा जो कि विद इन कैश बुक है। तो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा था, प्रैक्टिकली हर पॉइंट पे एंट्री नहीं बन रही होगी, प्रैक्टिकली उसके पास चेक आया, उसने चेक तो आ गया ना, बस ये लो पैसे ट्रांसफर। अब ये कैश बुक वाली बात उसे शायद ना पता, तो अल्टीमेटली पे बिल का इतना बड़ा मसला नहीं आएगा इसीलिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे बिजनेस में ऐसे एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। अच्छा, क्लियर है यहाँ पर? अब आप पेटी कैश का कुछ बताएं। वो तो हो गया कल क्लियर, आगे बताएं। पेटी कैश का बताएं। पेटी कैश में 0.5 मिलियन का फिजिकल कैश आ रहा है, 0.4 मिलियन का। हम्म, क्या करेंगे उसकी, इंक्वायरी करेंगे सिर्फ, प्रोसीजर पता। एक तो भाई काम अचानक से छापा मार देंगे, अनअनाउंस्ड कैश काउंट कर लेंगे ताकि पता चले वाकई ये 0.4 मिलियन है या नहीं है, या और कम हो गया और बढ़ गया, पहले तो ये कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए? हम वाउचर्स देख सकते हैं कि जितने भी वाउचर्स बने, क्या वो वाउचर्स ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, और वाउचर्स सारे हर पेमेंट के एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। जितनी भी पेमेंट हो रही है उसके वाउचर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, कैसे करेंगे? सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम, सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम बैंक से। हाँ, सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम, कोई बात नहीं, सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम। वेरीफाई क्या करना है अगेन, वेरीफाई क्या करना है मुझे यहाँ, मुझे यहाँ पर ये वेरीफाई करना है कि मेरे पेटी कैश लेजर के अंदर रिकॉर्डेड होंगे ट्रांजैक्शंस, और हर का क्या बना होगा, तो मेरे पास आखिर में कैश कितना बचना चाहिए रिमेनिंग, आ कितना रहा है, सब मेरे जहन में हो गई बात। सही है, 0.4। तो मुझे आप एक बात बताएं, इसका मतलब क्या है? शायद कहीं पेमेंट चली गई और उसका वाउचर, आई बात समझ। तो हम क्या करेंगे, बस ये गलती सब करेंगे और यही गलती आपने भी की। जब यहां से वो अमाउंट माइनस ही नहीं हुआ तभी तो 0.5 आ रहा है, तो मतलब वाउचर बना होगा शायद, लेकिन रिकॉर्ड ना होगा। कौन सी असर्शन का मसला है, कंप्लीटनेस एग्जिस्टेंस। तो आप सिलेक्ट कहां से करेंगे सैंपल्स, सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द वाउचर प्रिपेयर्ड एंड इंस्पेक्ट के क्या सारे के सारे वाउचर्स रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए। अगर वाउचर्स सारे रिकॉर्ड हुए हैं तो अब मसला है कि शायद पैसे गायब, मतलब पेमेंट भी हो गई, वाउचर भी नहीं बना, और इसीलिए लेजर में भी नहीं आ रही। बात समझ में आई? और ये जो भाई आपने वेरीफाई कर लिया, लेजर देख लिया, डिफरेंस आ रहा है, रिकंसिलिएशन नहीं लेंगे? रिकंसिलिएशन ले लेंगे। और क्या करेंगे, यूजुअली हम इस प्रोसीजर पर आकर, जो इस कैश का एक कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन किसे कहते हैं, उसकी रखवाली करने वाला, हम उससे भी सवाल जवाब करते हैं कि भाई तुम बताओ, तुमने क्यों हुआ ऐसा। जैसे एक दफा कैश काउंट करने गए हम लोग, तो कैश आ रहा था उसमें शायद कोई 15-20 हजार रुपए। जब 20 हजार रुपए का कैश आ रहा था हमने गिना, 20 हजार थे पूरे, लेकिन वो 19 हजार थे। क्यों? 1 हजार रुपए का जो नोट था वो कटा हुआ था। तो
हमने कहा कि हम इसको नहीं मानते। हम कितने कंसीडर करेंगे? 19,000 रुपये। तो हमने उससे इंक्वायरी की कि भाई क्या हुआ, कैसे मिला। मैंने कहा सर एक कस्टमर आया था, उसने 1 लाख रुपए कैश दिया था मुझे, और मैंने उसको काउंट किया था। 1 लाख रुपए तो इतने सारे, हमें जल्दी काउंट किया, कैश मशीन भी नहीं है हमारे पास, और हमने वो काउंट करके क्या कर दिया, रख लिया। उसमें से एक नोट खराब निकला। तो आप उससे इंक्वायरी करें प्रोसीजर्स कैसे ड्राफ्ट हो रहे हैं। आइडिया हुआ कुछ? बेहतर है प्रोसीजर्स? जी मिस। आज तो प्रोसीजर्स ही प्रोसीजर्स आ रहे हैं हमारे पास। जी, कौन था? जी मिस, कोई सवाल है आपका? इवेल्युएट दी transaction with AL and discuss any 8 substantive procedures that you would perform. आसान, इतना आसान, क्या मुश्किल है? 8 मासूमाना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पूछ रहा है आपसे, और नंबर कितने दे रहा है? 10 नंबर। कितना सफी इंसान। You are the audit senior assigned to the audit of Cantilever Limited, a manufacturing company that specializes in industrial equipments. During the audit, you reviewed the accounts receivable aging report and noticed that one of CS customers, Aqua Limited, had been granted a credit period of 180 days, which is significantly longer than CS standard credit terms of 60 days for other customers. Upon further investigation, you came to know that AL was added as a customer during this financial year. The total sales to AL amount to rupees 180 million. CL sales director informed that AL is a reputable customer introduced by one of the directors and that the extended credit terms were provided to encourage business growth. Moreover, he is confident that AL settles its invoices on time. AL बहुत अच्छा नेक शरीफ बंदा है। हमसे वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछ रहा है रिसीवेबल के ऊपर, तो बताइए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? अरे ये कैसे है? अनएक्सपेक्टेड, या आप मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे आज आप लोग। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि ये सवाल कहाँ से आया था, लेकिन रिलेटेड पार्टी ही का नहीं है सिर्फ सवाल। तो आपसे रिलेटेड पार्टी वाली बातें भी पूछी गई, लेकिन इसमें और भी बातें आपने करनी है। तो अब मुझे बताइए बात शुरू कहाँ से करें? बिल्कुल इवेल्युएट करेंगे, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स बताएंगे। तो तकरीबन 3 नंबर का इवेल्युएट करेंगे आप, और बाकी 5 6 नंबर का, 3 4 नंबर का इवेल्युएट करेंगे, और 6 7 नंबर का प्रोसीजर बताएंगे। अब बताइए क्या इवेल्युएट करें? ये प्रोसीजर है, इवेल्युएशन। हम्म। सही है। एग्जैक्टली exactly, ये ट्रांजैक्शन किसने नोटिस की है? ऑडिटर ने नोटिस की है। तो इस वजह से ये एक अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी हो सकती है। क्या हो सकती है? अब क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करें? तो हमने यहाँ पर इवेल्युएशन में क्या क्या बात की, हमने कहा कि क्योंकि कैंटिलीवर लिमिटेड, हमने क्या देखा, कैंटिलीवर लिमिटेड का एक कस्टमर है जिसका नाम है एक्वा लिमिटेड, और एक्वा लिमिटेड को हमने कितने दिन का क्रेडिट टर्म दिया? 60 डेज का। यूजुअली हम कितने दिन का देते हैं? 180 डेज का। तो ये जो
उल्टा बोल दिया, ओके कोई बात नहीं, हम भी सब बोल सकते हैं, इजाजत है ना। 180 डेज का हम यूजुअली नहीं देते, हम 60 डेज का देते हैं, लेकिन हमने उसको कितने डेज का दे दिया, 180 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दिया। तो जब हमने उसको 180 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया तो ऐसा लग रहा है, और ये हमें कहां से मिला है, ये बंदा हमें कहां से मिला है, सेल्स डायरेक्टर इन्फॉर्म के हमें ये मिला है एक डायरेक्टर के थ्रू, इसीलिए हमने इसको एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दे दिया है। ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, और ये रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी जैसी लग रही है। और मजे की बात यह है कि ये रिलेटेड पार्टी उन्होंने हमें नहीं बताई, हमने खुद ढूंढी है। क्यों? अपॉन, सर उन्होंने ही तो बताई है, ऐसे थोड़ी मुंह खोला है, अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू केम टू नो। तो हमने जब मजीद बात की तह में घुसे तो पता चला कि सर ये क्या है, रिलेटेड पार्टी। समझ में आई बात? अब क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? सही है। हम्म, और सही है। सही है। और फ्रॉड कंसीडर कर लेंगे। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये सारी तो हमने रिलेटेड पार्टी की बातें कर दी, लेकिन इसके अलावा हमने ये जो कुछ और बातें कर रहे हैं इसको भी तो वेरीफाई करना है ना, ये सिर्फ रिलेटेड पार्टी थोड़ी। हम ये भी तो देखेंगे कि क्या उसने वाकई पेमेंट 180 डेज के अंदर करी भी या नहीं करी। कोई बात क्लेम कर रहा है कि हम टाइमली पे कर देते हैं, तो हम ये भी तो देखें कि क्या उसने टाइमली पे करी या नहीं करी। तो अदर देन रिलेटेड पार्टी भी कुछ प्रोसीजर्स बताइएगा। हम बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे, पेमेंट रिसीव हो रही है नहीं हो रही, कोई एक प्रोसीजर बताएं। कहीं फिक्टिशियस सेल्स वगैरह रिकॉर्ड ना की भी हो, और और बस 8 हो गए? नहीं नहीं, 12 बताए, 12 बताए सॉरी। ये 8 तो अभी सबने मिलकर बताए ना, वहां पे अभी 12 बताएंगे तो वहां 8 याद आएंगे ना। देखें रिलेटेड पार्टी है ये भी तो वेरीफाई करें। आप ये देख लें कि उसका रिश्ता एएल के साथ डायरेक्टर का है क्या, आप ये इवेल्युएट करेंगे क्या कोई रिश्ता एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, ये भी तो देख लेना जाके। तो इस तरीके से आप इसकी एक अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सोचें हम एग्जामिनर कॉमन में उसने बोला बच्चों ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर दी, मैंने तो पूछा ही नहीं था। कौन सा सवाल है ये? 3। बात शुरू ही कहीं से करें, अगेन मैनी एग्जामिनीज, ये होती है एक तरह की गाली, फिर से ये साले जो हैं ये इस उसमें लगे पड़े। अगेन मैनी एग्जामिनीज लिस्टेड inappropriate audit procedure, अल्लाह खैर करे, such as control testing or team communication steps rather than required substantive procedures. Commonly missed procedures include verify legal documents and corporate records to confirm whether the customer is related to the director, relationship confirm करना है आपको, performing background checks on those charged with governance and their family members, obtaining confirmation for transaction, investigating whether other customers were denied extended credit terms which may indicate preferential treatment। ये क्यों कह रहा है आखिरी वाला प्रोसीजर? जो हम करते थे ना कि हम आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए देखते हैं कि अदर कस्टमर्स के साथ हमारा क्रेडिट पीरियड कितना है, तो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि उसको किसी और को 180 दिन कभी दिया जिंदगी में या नहीं दिया। बात समझ में आई? तो हम कहीं ना कहीं सही पहुंचे।
ये कौन लोग हैं जो कंट्रोल्स लिख रहे हैं? कौन लोग हैं जो कंट्रोल्स लिख रहे हैं? कहाँ से आएंगे लोग? चले, एक सवाल आ रहा है फ्रॉड का, तो फ्रॉड रिवाइज करें। फ्रॉड पे कैसी गिरफ्त है हम लोग? फ्रॉड आता है? फ्रॉड करना आता है या पढ़ना आता है? दोनों। क्या बोला, क्या बोला? ये पूछ रही हूँ कि आइजा 240 पढ़ा है ना सर ने? वो जो सही आप करने वाले थे वो किया नहीं असल में। आपने बोला था सर इस सेशन में मैं अपना इंप्रेशन अच्छा करके जाऊंगी। वो अच्छा नहीं हुआ, अब तो सेशन खत्म हो गया। तो खत्म होने वाली क्लासेस, बताएं, बताया नहीं आपने? 4 दिन में से एक दिन आएंगी नहीं है। एक दिन बीमार हो जाएंगे, एक दिन कोई काम आ जाएगा, एक दिन शादी। बस शादी होगी तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शादियां इनके रिश्तेदारों की होती हैं। पता नहीं कौन इतनी शादियां कर रहा है, मुझे आज तक नहीं मिला। सब आपके जानने वालों में होती है, मुझे तो यही लगता है। इस सेशन में आपने कोई 4-5 दफा बताया कि मेरे इस दोस्त की शादी, उस बहन की शादी, उसके कजन की शादी। 4 शादियां एक सेशन में कम होती हैं। सही बोला था ना मैंने? डेटा एनालिटिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी आप लोगों ने? ये होता है डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, यहां तक कोई सवाल?